Hello everyone, very welcome to the session of MS Study Guru. This is me Divya, your UGC NET पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। आज के इस लेक्चर में हम अपने कॉमर्स का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 14 जुलाई से हमारा बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। साथ में जो आपका डाउट सेशन है वो भी लिया जाएगा क्लास के एंड में। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीवाईक्यूज की सॉल्यूशंस, प्लस आपको यूनिट वाइज जो क्यूज है वो दिए जाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका व्हाट्सएप पे जो है डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने जस्ट क्या करना है, फोटो क्लिक करनी है उस डाउट की और आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए उस फोटो को, तो आपका वहां से भी डाउट हम सॉल्व कर देंगे। अगर इसके साथ में आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कॉम्बो चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। और फर्दर क्वेरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड इशू 2010% preference shares of ₹100 each at ₹95 and calculate the cost of preference share। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। डिविडेंड 100 का 10% करेंगे, कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा आंसर 10.53%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय। ये टर्म किसने दी थी हमें, थियोडोर लेविट ने दी थी। एंड मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेड, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करता है सेलिंग करने पे, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना। उनका ये ध्यान नहीं होता है कि हमारे कस्टमर की क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, हमारा कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहा है। तो मार्केटिंग मायोपिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेड। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दी हुई है और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कस्टमर्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। इंट्रोडक्शन फेज में किस टाइप के कस्टमर होते हैं, इनोवेटर्स, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ जो फेज होता है उसमें हमारे पास होते हैं अर्ली अडोप्टर्स। एंड डिक्लाइनिंग फेज में होते हैं लेजार्ड, जो सबसे एंड में जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। एंड सी का हमारे पास हो जाएगा थर्ड। तो आंसर यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का हमने थर्ड मैच किया है, डी का फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ अ ड्रॉवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। क्या लायबिलिटी होती है उसकी, लायबिलिटी टू कंपनसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर के केस में क्या करे, कंपनसेट करे, ये लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स आर नोन एज। कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास, मेजरमेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये क्या है, मेजरमेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, प्राइस, फिर आएगा हमारे पास इनकम, फिर आएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड लास्ट साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ए बी सी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ, क्या करना है आपको, सोल्व करना है। ईडी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर। यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ईडी ए आर माइनस ईडी एम आर इक्वल्स टू ए आर। यहाँ से ए आर को हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ए आर, तो इसको कॉमन निकालेंगे, क्या बचा हमारे पास, ईडी माइनस वन इक्वल्स टू ईडी एम आर। ईडी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, ये डिवाइड में आ गया, ये हमारे पास एम आर की वैल्यू हो गई। यहाँ पे चेक करो, एम आर की वैल्यू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। फोर्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डिमांड एंड मार्केट बेस्ड। सर्ग प्राइसिंग हमारे पास होगा इस केस में, प्रीमियम प्राइसिंग होगा, एंड व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर प्राइसिंग होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो डिस्काउंट प्राइसिंग भी होगा, बट यहाँ पे एनटीए ने इसका ऑप्शन नहीं गिवन है, इसको इन्होंने प्रमोशन बेस्ड माना है,
तो इसलिए क्या है, ये एंड ये ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ए, बी एंड सी। सर्व प्राइसिंग क्या होता है, जहाँ पे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से प्राइस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, सेट द हाई प्राइसेस बेस्ड ऑन द ब्रांड परसेप्शन के अकॉर्डिंग क्या प्राइस को हाई चार्ज किया जाता है। थर्ड है व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि आप प्राइस को हायर सेट करते हो जितना आपका कंज्यूमर पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग क्या है, एक प्रमोशन बेस्ड है, क्योंकि इसमें क्या करते हो आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आपकी सेल्स हो। पैरिटी प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के उसके इक्वल प्राइस सेट करते हो। नेक्स्ट, the parametric test that can be used for hypothesis testing of paired sample is, paired sample के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट। टी टेस्ट विल बी द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग्स, इनको अरेंज करना है हमें। निफ्टी 1996, उसके बाद हमारे पास आया था इंडेक्स फ्यूचर 2000, इंडेक्स ऑप्शंस 2001, फिर उसके बाद आया था बोरोविंग स्कीम 2008 एंड द लास्ट 2009 में आया था हमारे पास। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ई सी ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज फ्रॉम 100 to 60 per units if the price elasticity of a demand in 1.5। तो यहाँ से जो हमारे प्राइस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 40% से। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, 1.5। डेल्टा क्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्राइस में कितना चेंज हुआ, 40, एक्चुअल प्राइस कितना है, 100, एंड देन क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 30। तो यहाँ से अगर इन सबको कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें निकालनी है न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज करेगी कितने से, 18 प्लस 30 है कितने से, 48 से। देन 48 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ, एक सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अडोप्शन प्रोसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में लगाना है हमें इनको। सबसे पहला आएगा हमारे पास बी, फिर हमारे पास आएगा ए, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आएगा डी हमारे पास, इवेल्युएशन, फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे हम ट्रायल करेंगे, एंड ई फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस आएगा अडोप्शन प्रोसेस में, फिर इंटरेस्ट आएगा हमारा, फिर इवेल्युएशन आएगा, फिर ट्रायल, एंड फिफ्थ नंबर पे आएगा अडोप्शन। कौन सा आंसर मैच हो रहा है इससे, हमारे पास फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल प्रीमियम। तो यहाँ से देखो, अगर ई है ये हमारे पास, तो हम इसको इससे मैच कर सकते हैं 80 से, शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन आ गया सी का 4, तो दिस आंसर विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स द इतना टॉयज एंड द सेलिंग प्राइस पर टॉय इज ₹500, वेरिएबल कॉस्ट 200 पर यूनिट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख, देन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज। सेलिंग प्राइस में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है, ईबीआईटी। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है यहाँ पे, 50, एंड ये हमारे पास, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन 30। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है, 25, ईबीआईटी देन कितना आ गया हमारे पास, 5। कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे, 30, एंड ईबीआईटी कितना है यहाँ पे, 5। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, कैंसिल करके 6 टाइम्स। ये क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होता है, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो है वो ऑपरेट करते हैं एट द सेम लेवल, वो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। तो कार्टेल इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे इन सभी में से। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट, हमारे पास ये गिवन है x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 2 गिवन है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, m रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। यहाँ से हमें क्या करना है, इसका 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स
e raised to the power minus m into m raised to the power r divided by r factorial. m का मतलब होता है मीन एंड वेरिएंस, पॉइजन के केस में ये दोनों इक्वल होते हैं। r जो है यहाँ पे ये x है हमारा, तो वैल्यूज रख देंगे अब यहाँ पे। पहले के केस में 1 है हमारे पास, 4 एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में गिवन है 2 r की वैल्यू, देन 2 फैक्टोरियल। क्या करेंगे यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 4m डिवाइडेड बाय 2, 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 2m। ये इनटू में है इसके साथ में, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा 1 बाय 2 इक्वल्स टू m। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन दिए हुए हैं, ये पूरा क्वेश्चन था वो याद करने वाला था। फर्स्ट का आएगा फोर्थ, टू सबसेक्शन 85 होता है स्मॉल कंपनी से। बी का आएगा हमारे पास थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड होता है। इससे ही आंसर बन गया, अगर आपको ये पता था टू सबसेक्शन 85 रिलेटेड टू द स्मॉल कंपनी, इससे ही आपका आंसर आ गया है ये। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1955। नेक्स्ट है आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द टर्म ऑफ एवरी यूटिलिटी पेमेंट ग्रांटेड शैल बी, कितने ईयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, 20। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल इंक्लूड्स द इनकम ऑफ 25,000 ऑफ हिज माइनर चाइल्ड in term of the section 64 subsection I1, such individual shall be entitled to the exemption। कितना exemption मिलेगा, 1500 का exemption मिलेगा। Which of the following statements are correct with regards to the tax avoidance? tax avoidance के केस में हमारे पास कौन सा जो है इनमें से सही है। tax avoidance का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप लूप होल्स को फाइंड आउट करते हो प्लस अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको मिनिमाइज करते हो। तो यहाँ पे क्या है, इट इज इन सच अ वे सो टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज करते हो, देन लूप होल्स को आप फाइंड आउट करते हो। मैनिफाइड मोटिव टैक्स अवॉइडेंस का पार्ट नहीं है, टैक्स इविजन का पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद टैक्स अवॉइडेंस इज इंटेंशनली अटेम्प्ट टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द लाइबिलिटी अराइज, गलत है ये। टैक्स अवॉइडेंस सेम होता है, टैक्स ओमिशन बिल्कुल नहीं, तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ अ टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम विद इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एप्लीकेबल। अगर इंडिविजुअल के पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन है किससे, एग्जेम्पशन लिमिट से, एंड एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है 5000 से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ रिसर्च डिजाइन प्रोसेस। रिसर्च डिजाइन प्रोसेस की आपको करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आप क्या करोगे, सबसे पहले रिसर्च अप्रोच सिलेक्शन करोगे, फिर उसके बाद मेजरमेंट टेक्निक सिलेक्शन करोगे, सेकंड, थर्ड पे आप क्या करोगे, सैंपल डिजाइन को सिलेक्ट करोगे, फिर आप डाटा कलेक्शन टेक्निक सिलेक्शन करोगे, देन नेक्स्ट फिफ्थ आएगा आपके पास डाटा एनालिसिस मेथड सिलेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, बी ए डी, बी ए डी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमी से कौन कौन से एरियाज हैं, नेशनल इनकम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री ऑफ फर्म्स पार्ट होता है माइक्रो का, ये मैक्रो का पार्ट नहीं होते हैं, तो ए बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पे आपको फॉर्मूले मैच करने हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, जिसमें आप क्या करते हो, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हो। फ्यूचर वैल्यू में आप कंपाउंडेड वैल्यू निकालते हो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहाँ पे आए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, इससे मैच हो जाएगा ये फॉर्मूला, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी इसका एनवायरमेंट का नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको ये स्टेप्स लगाने हैं। सबसे पहला क्या आएगा आपके पास, डिटरमाइन द नेट इन्वेस्टमेंट आउटलेट, बी। बी के बाद आपका आएगा एस्टिमेटेड द नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद आपका आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट। देन फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट बी ए। बी ए यहाँ से ही आपका बन गया बी ए डी सी।
नेक्स्ट है आपके पास ए लिमिटेड मेक्स द प्लास्टिक बकेट, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, इसका सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 210, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, कितना आ गया आपके पास 150, कंट्रीब्यूशन आ गया ये आपके पास। अब आपको निकालना था इसमें रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम, रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम, रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस करते हो एंड डिवाइडेड बाय में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे आपकी 1,50,000, इसमें आप डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करते हो, कितना है आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 90 एंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 150, कैंसिल करोगे इसको 15 से, कितना आ जाएगा 1600 buckets will be the final answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप असाइन करते हो एडिशनल वर्क, असाइनिंग द वर्कर्स द एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज, जहां पे आप उनके काम को बांट देते हो, बढ़ा देते हो, एनलार्ज कर देते हो, तो क्या आ जाएगा थर्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हो, इसमें आपको बताया जाता है आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बी का आ जाएगा सेकेंड। जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आपकी क्या एजुकेशन है, क्या स्किल्स है आपकी, वो बताया जाता है। एंड जॉब एनरिचमेंट, रीडिजाइन करते हो जॉब्स को इन अ वे दैट इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर्स। Which of the following types of FDI includes the creation of new assets? जब भी हम न्यू किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, अगर एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है और उसी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, स्टेप्स को अरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडिया को जनरेट करोगे, आइडिया को जनरेट करने के बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। वैसे ये जो है वो नहीं आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, बट एनटीए ने ऑप्शन मार्क किया हुआ है तो सेकंड नंबर पे ये आएगा आपका, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर पे आपका आएगा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फोर्थ नंबर पे आएगा फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड फिफ्थ लास्ट स्टेज में आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ द कैपिटल बस्टिंग, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो कैपिटल बस्टिंग की है, पेबैक पीरियड नहीं है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स में आएगा एनपीवी, आईआरआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। Which of the following statement is incorrect for the management audit? मैनेजमेंट ऑडिट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए करवाते हैं, तो इसलिए ये कंपलसरी नहीं है, कहीं लॉ में ये मेंशन नहीं है। The working of a current purchasing power accounting requires the classification of balance sheet items into the monetary items and the non-monetary items. Which of the following is a non-monetary items as per the current purchasing power? आपको क्या बताना है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स बताने हैं। तो मॉनेटरी आइटम्स आपके पास क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, फिक्स्ड इन टर्म ऑफ मनी, क्या होते हैं, फिक्स्ड इन टर्म ऑफ मनी एंड नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन, एंड नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। इसके अलावा जो नॉन मॉनेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, whose वैल्यू, नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, whose वैल्यू चेंज विद इन्फ्लेशन एंड नॉट फिक्स्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन मॉनेटरी पूछा तो इन्वेंटरी इसका पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन कौन सा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, कंज्यूमर बिहेवियर है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं है एंड फैक्टर प्राइसिंग है, तो ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pastel framework, what does L denotes? L का मतलब होता है लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल।
Which of the following are the key objectives of the WTO? To resolve the border dispute को resolve नहीं करता है WTO. A, B and D will be the correct option. Arrange the following development financial institution. Old से new में लगाने हैं आपको. क्या है ये हमारे पास आया था 1948, ये आया था हमारे पास 1964, ये आया था 1982 एंड ये हमारे पास आया था 1990. तो ये सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं सारे, तो यही करेक्ट ऑप्शन है. Which of the following year the Investor Protection and the Education Fund Regulation was issued by the Security and Exchange Board of India? 2009. Geographical pricing differential includes which of the following? इसका आंसर बताना है आपको, क्या आएगा. मेरे अकॉर्डिंग इसमें ए, बी, डी एंड ई आना चाहिए. लॉस्ट लीडरशिप प्राइसिंग इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट टैक्टिक्स है जहां पे आप लोग क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बेच के. एफओबी फैक्ट्री प्राइसिंग क्या होता है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप देख सकते हो कि बायर पे द शिपिंग फ्रॉम द फैक्ट्री. शिपिंग का जो सारा खर्चा है वो बायर पे करेगा. जोन प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो एक जोन क्रिएट कर देते हो और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, प्राइस चार्ज करते हो. पोस्टल स्टैम्प में सभी से सेम चार्ज लिया जाता है. बेसल पॉइंट के अंदर क्या होता है, द प्राइस फ्रॉम अ स्पेसिफिक बेस लोकेशन, लोकेशन के बेस पे क्या करते हो, प्राइस चार्ज करते हो. इवन if the good ship from कहीं से भी good ship हुआ हो. फिर in case of transmission of share which of the following is correct? No instrument of transfer is required. ठीक है. The transmission of security is generally made. ये सभी क्या है, इसके पार्ट है. A, B, share continue to the original liabilities. ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय द डेथ और इंश्योरेंस. स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सेल और परचेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा. तो ए, बी, सी एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सैंपल डिजाइनिंग की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टारगेट पॉपुलेशन करेंगे, डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन. फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग फ्रेम, सेकंड ऑप्शन. थर्ड, सिलेक्ट द सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड फोर्थ, determines the sample size. So correct option will be the fourth. The company has a 10% 20 lakh debentures. The EBIT of the company is 5 lakh. Equity capitalization rate is 16% and calculate the overall cost of capital. तो इसमें आपको क्या है, EBIT दे रखा है कितना, 5 लाख. इंटरेस्ट कितना है, 20 लाख का 10% करोगे तो आपका यहाँ से EBIT माइनस इंटरेस्ट करते हो तो क्या आता है, EBT 3 लाख आ जाएगा यहाँ से. अब आपको क्या करना है, इक्विटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करोगे, 3 लाख का क्या कर दो, कितना, 16%, कितना हो जाएगा यहाँ से. अब आपको निकालनी है टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे आप, 20 लाख दे रखा है यहाँ पे आपको, 20 लाख के डिवेंचर्स, तो क्या है यहाँ पे 20 लाख के डिवेंचर्स दे रखे हैं, प्लस कर दोगे आप वैल्यू, इक्विटी वैल्यू 75,000, तो कितना आ जाएगा, 3,87,500 आ जाएगा यहाँ से. अब लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी आपको. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके 5 लाख है EBIT, उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, टोटल कैपिटल से. कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 12.9% विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैच करना है. 2 हमारे पास किससे रिलेट करता है, इन्वेंटरी से. बी हमारे पास रिलेट करता है फर्स्ट से. एंड 103 हमारे पास आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से. एंड डी आता है हमारे पास सेकंड, फेयर वैल्यू मेजरमेंट से. इसमें आपको अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का पता था फॉर्मूला कि क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो यहीं से ही आपका आंसर बन जाएगा. आंसर नंबर 3. नेक्स्ट, metric structure can be made more effective by following which of the following guidelines. क्या करता है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव लर्निंग, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स. नहीं, ये इसका काम नहीं है. ये क्या करता है, डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स को, रिस्पांसिबिलिटीज को क्लैरिफाई करता है, एंश्योर करता है इन्फ्लुएंस इज बेस्ड ऑन नॉलेज, बैलेंसिंग द पावर ऑफ फंक्शनल, ये इसका काम है.
प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड एन टाइम्स एन हो जाएगा। ए का हमारे पास वो सी से आंसर बन गया। बी का एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। कितने ज्यादा फॉर्मूले पूछे गए हैं आपकी बार। मार्जिनल प्रोडक्ट्स का होता है एंड कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाने थे आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एशियन कब आया था, 1967। सार्क आया था 1985। ईयू आया था 1993 एंड नाफ्ता आया था 1994। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था डी सी बी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको कौन सी थ्योरी कब आई थी। और अगर आपको ये पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे बाद में आया था तो यहाँ से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को लगा सकते हैं। उसके बाद है ongoing process of systematically identifying, assessing, developing the organization leadership to enhance the performance। तो वो क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि कोई लीडर है जो वो छोड़ के जा रहा है तो हमें फ्यूचर में भी किसी लीडर को अपॉइंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आज से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास, सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हाँ ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है 590। डेप्रिसिएशन को ऐड करना है आपको 430, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। एक सेकेंड, प्लस करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा। इसके बाद आपके पास गिवन है डिक्रीज इन करंट असेट्स को आप ऐड कर दोगे 30, तो कितना आ जाएगा 105। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को लेस कर दोगे, जो टैक्स पे किया है उसको लेस कर दोगे, तो कितना आएगा इन दोनों को ऐड करके 1,65,000। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 8,85,000। ये आपका करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन आपको कितना गिवन है 30, हार्मोनिक मीन आपको फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे 576, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 19.2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द टू गुड्स। तो इसका मतलब क्या है, टू गुड्स ए एंड बी है जिसकी क्या है -0.8 है। इसका मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है कि अगर प्राइस जो है गुड्स बी के वो राइज कर रहे हैं तो जो डिमांड है ए की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बोल रहा है यहाँ पे, तो प्राइस जो है वो हमारे पास 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 0.8 का 20% कर देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 16%। बट मैंने अभी बताया डिमांड क्या कर जाएगी, एक ही डिक्रीज कर जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द लेविट एंड ड्रकर द एसेंस ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेशन, बिकॉज कस्टमर ओरिएंटेशन के अंदर क्या करते हो आप, कस्टमर की नीड, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, कस्टमर किस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हो। इसके बाद एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप जानबूझ के क्या करते हो, फैक्ट्स को छुपाते हो। तो ये किसका पार्ट हो गया, फ्रॉड का। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है कि आप दूसरे पर्सन को गलत इंफॉर्मेशन देते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि आप जानबूझ के जबरदस्ती किसी पर्सन से अपनी बात मनवाते हो। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टी आपस में क्या कर दे, गलती कर दे या मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, तो वहां होता है मिस्टेक। Which of the following statements are correct with regards to the mathematical properties? स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नोट ऑफ स्केल आएगा, ये ठीक होगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास रूट एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। फॉर द मॉडरेट, ये उल्टा लिख रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन को रिवर्स लिख रखा है। मीन डेविएशन यहाँ पे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आएगा। तो बी एंड सी इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन एट सोर्स द फीस फॉर द प्रोफेशनल एंड द टेक्निकल सर्विसेज, ए का आ जाएगा फोर्थ, ये आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। बी का आ जाएगा थर्ड, सेक्शन 94(1), एंड जो थर्ड है उसका आ जाएगा सी का हमारे पास फर्स्ट, सेक्शन 194 बी, एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का सेक्शन होता है सेक्शन 193। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन नीड्स एज पर द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। फर्स्ट आती है आपके पास साइकोलॉजिकल नीड्स, देन आती है आपके पास सेफ्टी नीड्स, फिर आती है आपके पास सोशियोलॉजी नीड्स, फिर आती है एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट जो हाईएस्ट होती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, बी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की। ए का सेकंड ऑप्शन, यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड। बी का पेमेंट कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल के लिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बैलेंसिंग आइटम्स का मतलब होता है एंट्री फॉर नेट एरर्स एंड ओमिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनी असेसी एक्सेप्ट, ये इन सेक्शन को छोड़ के, मस्ट पे टू 75% of the advance tax तब on or before the December 15 of the previous year, इसमें वो 75% क्या करता है, एडवांस टैक्स का पेमेंट करता है। अगर यहाँ पे सेक्शन 44 अगर होता तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की जरूरत नहीं थी, इंस्टॉलमेंट यानी कि मार्च, इसी में आपको पैसा देना होता, जो कि 100%। कंपनी होल्ड्स अ रॉ मटेरियल 60, इसमें जो क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स है उसको माइनस कर दो, आपके टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाएगी। रॉ मटेरियल है 60, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स को माइनस कर दो, बाकी जितना भी आपका फिनिश गुड्स है उन सभी चीजों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 + 60 इक्वल्स टू 120 डेज, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास मॉडिफाइड रिपोर्ट का कौन सा पार्ट है, क्वालिफाइड रिपोर्ट इसका पार्ट है, एम्फेसिस ऑफ मैटर इसका पार्ट नहीं है। एक सेकंड, एम्फेसिस ऑफ मैटर इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये क्या करता है, एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होता है, एडिशनल डिस्क्लोजर पे बेस्ड होता है। डिस्क्लेमर ये भी इसका पार्ट है, एंड एडवर्स रिपोर्ट भी इसका पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ नाफ्ता, की कौन कौन सी कंट्री जो पार्ट है, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। इसमें आपको बताना है, assessee is entitled to claim the deduction under the section 91 for the double tax income. Assessee must have known resident in the India in the previous relevant years. Known resident in India नहीं, ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा यहाँ पे। The assessee must have been resident होना चाहिए in the relevant previous year. Income must have been accrued or arise, कहाँ होनी चाहिए, outside the India होनी चाहिए, in India नहीं होनी चाहिए। In respect of income which accrued or arose the outside India, he must have paid by deduction or otherwise tax under the law in force in the country of question, मतलब foreign income पे tax pay कर दिया हो। B, D and E will be the correct option. Next, a term loan become NPA कब बन जाता है, if the interest or the installment of the principals remain overdue for a period कितने, more than 19 days, 90 days. Which of the following are the application of the conservatism principle? Conservatism principle या फिर prudence principle क्या बोलता है हमारे पास, कि जितने भी आपके unanticipated losses है उनको आप रिकॉर्ड कर लो, बट प्रॉफिट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। जब एक्चुअल में आपके प्रॉफिट हो तभी आपको उनको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपका जो वैल्यूएशन है स्टॉक का वो किया जाता है या तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहाँ पे जो आपके डाउटफुल डेब्ट्स है वो क्रिएट किए जाते हैं, प्लस यहाँ पे डिस्काउंट का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ड्रॉइंग अकाउंट का भी नहीं होता है, क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी यहाँ पे ठीक है। ए, सी एंड ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रमोजरी नोट्स, नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, क्रेडिट वर्दीनेस कोऑपरेट, ये सभी किसके फीचर्स हैं, कॉमर्शियल पेपर।
अब प्रॉपर्टीज बतानी है आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का क्या होना चाहिए? सेम साइन होनी चाहिए। कौन से होते हैं? bxy एंड byx, ये होते हैं टू रिग्रेशन। हार्मोनिक मीन नहीं होगा यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन होगा आपका, गलत है ये। इफ द वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन एंड अनदर मस्ट बी, नहीं, एक ग्रेटर होगा एक लेस होगा, ग्रेटर देन यूनिटी अनदर मस्ट बी लेस देन, ये ठीक होगा आपके पास। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, डी एंड ई। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है? जो फिक्स्ड अमाउंट पे लगता है। एड वलोरम होता है जो फिक्स परसेंटेज पे लगता है। कंपाउंड इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। एंड वेरिएबल टैरिफ क्या होता है? ड्यूटी फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? जब इंडिया का बैंक अकाउंट फॉरेन के किसी बैंक अकाउंट में होता है तो इंडिया के लिए वो बैंक हो जाता है नोस्ट्रो बैंक अकाउंट। ए का हो जाएगा सेकंड। एंड वोस्टो बैंक अकाउंट क्या होता है? जब फॉरेन का कोई बैंक अकाउंट इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में होता है तो फॉरेन के लिए वो बैंक हो जाता है वोस्ट्रो। बिड प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू बाय द अनदर करेंसी। अनदर करेंसी को बाय करने के लिए क्या होता है? डीलर विलिंग होता है। ऑफर का मतलब होता है डीलर विलिंग होता है सेल करने के लिए, तो डी का हो जाएगा आपके पास फोर। कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी है इनमें से करेक्ट है? इफ अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी तो उसको कंसीडर किया जाएगा डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती, ठीक है। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडियन कंपनी कैन बी नॉन रेजिडेंट, नहीं रेजिडेंट होती है, तो गलत है ये। द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फॉरेन कंपनी कैन नेवर बी, नहीं, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट हो सकती है। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया, ये ठीक है आपका, तो इसका आंसर ए, बी एंड ई हो जाएगा। इसके अंदर सेक्शन 115 बीएसी के अंदर आपको बताना है कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो 75,000 और ग्रोस सैलरी में से जो भी आपका क्या होगा? लोअर होगा। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे, बोले बोले के नाम में क्या आ रहा है? बी ओ, तो ओ से देख लो क्या आएगा आपका? फोर्टाइल। बी का थर्ड, बी का थर्ड दो जगह पे दे रखा है आपको। अब देखो ए, ए का क्या है आपके पास? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका ए का ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए का फोर्थ एंड बी का थर्ड। लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले प्रोक्योर द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फिर आप क्या करोगे? रिजर्व द एलएलपी नेम, फिर आप प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, थर्ड वन सी ए बी, सी ए बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर आप क्या करोगे? लास्ट में आप फाइलिंग द एलएलपी एग्रीमेंट, दिस वन इज द लास्ट प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।